हाय एवरीवन, आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अर्थात विद्युत रसायन के अंतर्गत सेल या बैटरी। यदि मैं सेल की बात करूं तो सेल एक छोटा यूनिट होता है, और यदि मैं बैटरी की बात करूं तो बैटरी होता है दो या दो से अधिक सेलों का यूनिट या उनका समूह। तो अर्थात हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो बैटरी होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। इसको आप अपनी स्क्रीन पर चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं कि सेल वास्तव में क्या होता है और बैटरी वास्तव में क्या होता है। बैटरी स्पेशली हम लोग जान सकते हैं जैसे मोबाइल फ़ोन का बैटरी, जिसमें बहुत सारे सेल का यूनिट लगा रहता है, या घर में लगाने वाले इन्वर्टर जो कि सामान्य रूप से बैटरी कहे जाते हैं। लेकिन सेल की मैं यदि बात करूं तो जो हमारे घड़ी में चलाए जाते हैं या फिर कैलकुलेटर में चलाए जाते हैं वो सब सेल होते हैं, अर्थात एक छोटे छोटे यूनिट होते हैं। और इनका काम क्या रहता है? इनका काम रहता है कि केमिकल रिएक्शन अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बिजली उत्पन्न करना। यदि मैं सेल अर्थात बैटरी की बात करूं तो इनको यदि परिभाषा के रूप में देखें तो सेल एक ऐसा उपकरण होता है जिसमें हम लोग जो केमिकल एनर्जी होता है अर्थात रासायनिक अभिक्रिया होता है उसकी सहायता से इलेक्ट्रिकल एनर्जी अर्थात विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। और यदि मैं बैटरी की बात करूं तो बैटरी क्या होता है? सेल का समूह होता है जिनको हम लोग सीरीज या श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इनके यदि हम प्रकार की बात करें तो इनके दो प्रकार हो सकते हैं। पहला प्रकार है प्राथमिक सेल या बैटरी, जिसको प्राइमरी सेल या प्राइमरी बैटरी कहा जाता है। इस सेल की खासियत ये होती है कि इन्हें एक बार उपयोग करने के बाद फेंकना पड़ता है, जैसे घड़ी के जो सेल होते हैं वो, और इन्हें बार बार चार्ज नहीं कर सकते, जैसे कि मैं पहला पॉइंट लिख रखा हूँ। और इसमें क्या होता है? इसमें जो अभिक्रिया होती है वो वन वे होता है, अर्थात इस तरीके से, जिसको इरिवर्सिबल अभिक्रिया बोलते हैं या अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अर्थात एक बार अभिक्रिया हमारा प्रारंभ होगा तो जो हमारा सेल जब बंद हो जाएगा तब तक चलता रहेगा, और उसके बाद हम लोग सेल को दोबारा शुरू नहीं कर सकते। अर्थात जो सेल एक बार उपयोग हो जाएगा दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, वो सब खराब हो जाएगा, उसको हमको फेंकना पड़ेगा। इसके उदाहरण यदि देखूँ तो लेक्लांचे सेल, या जिसको लेक्लांसी सेल भी बोलते हैं, और ये या फिर ड्राई सेल। इसके अलावा मरकरी सेल जो कि आपके घड़ी में लगाए जाते हैं, डेनियल सेल, वोल्टी सेल। डेनियल सेल जो कि हम शुरुआत में पढ़ चुके हैं, एनोड कैथोड वाले। इसी प्रकार यदि हम देखें इसके जो दूसरा प्रकार है द्वितीयक सेल या सेकेंडरी सेल या सेकेंडरी बैटरी, तो वो इससे ठीक रिवर्स अर्थात इसका ठीक उल्टा है। उसको क्या करते हैं हम लोग? बार बार रिचार्ज कर सकते हैं बिजली के द्वारा, अर्थात उसमें भी केमिकल रिएक्शन होगा, उससे बिजली उत्पन्न होगा। लेकिन जब केमिकल रिएक्शन हमारा ख़त्म हो जाएगा अर्थात जो केमिकल हैं वो लगभग समाप्त हो जाएंगे, तो उनको बाहर से विद्युत ऊर्जा दे करके फिर से रिचार्ज कर सकते हैं, अर्थात इन्हें पुनः आवेशित कर सकते हैं, बार बार उपयोग कर सकते हैं। चूँकि ये वाले सेल में हमारी अभिक्रिया ऐसे एक बार चलती है, उसके बाद जब बिजली दे देते हैं या अभिक्रियाएँ ख़त्म हो जाती है तो बिजली देने के बाद अभिक्रिया रिवर्स हो जाता है, अर्थात दोनों साइड चलता है, इसलिए उसको उत्क्रमणीय सेल या रिवर्सिबल रिएक्शन वाले सेल भी कहा जाता है, अर्थात वो दोनों दिशाओं में होता है। ये सेल जो बैटरी वाले होते हैं वो महंगे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको हम लोग चार्ज कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। लेकिन ये जो सेल होता है हमारा प्राइमरी सेल, ये सस्ते होते हैं, क्योंकि इन्हें हम लोग एक बार उपयोग कर लेते हैं, उसके बाद इनको फेंकना पड़ता है, ये बार बार चार्ज नहीं किए जा सकते। द्वितीयक सेल था सेकेंडरी सेल की बात करूँ, जिसको 2 डिग्री सेल भी कहते हैं, ये वाला 2 डिग्री, तो इसके अंतर्गत निकिल कैडमियम सेल, ईंधन सेल या जिसको फ्यूल सेल कहते हैं, और सीसा संचायक सेल या लेड स्टोरेज सेल आता है। लेड स्टोरेज स्पेशली जो घरों में इन्वर्टर के लिए बैटरी प्रयोग किए जाते हैं उस बैटरी में प्रयोग होता है। ईंधन सेल ये फ्यूल के रूप में काफ़ी पहले नासा के द्वारा उनका जो अपोलो मिशन था उसमें प्रयोग किया गया था। ईंधन सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को स्पार्किंग करा के जलाया जाता है और कंबस्शन रिएक्शन कराया जाता है, अर्थात दहन अभिक्रिया, जिससे वहाँ पे रिएक्शन होके ईंधन सेल ईंधन की तरह काम करेगा, साथ में हमको वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल मिलते थे। को जल्दी से नोट करिए, फिर हम बारी बारी इन सेल के प्रकार को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शुष्क सेल या ड्राई सेल। इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इनमें रिएक्शन कैसे होती हैं और इनकी कमी क्या होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं शुष्क सेल या ड्राई सेल क्या होता है। इसको सबसे पहले लेक्लांसी या लेक्लांचे ने दिया था, और ड्राई सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सूखे होते हैं। अब यदि इसकी संरचना की बात करूं तो इसका सबसे जो बाहरी हिस्सा होता है, जो उसमें रहता है जिंक का खोखला एक पात्र रहता है, उस खोखले पात्र के अंदर अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट भरा रहता है। जो जिंक होता है वह यहाँ पे एनोड का काम करता है, अर्थात माइनस चार्ज वाला, यहाँ पे ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होगी। इसके अलावा इसके अगले लेयर की बात करूँ तो वहाँ मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट या पाउडर भरा रहता है, जो कि ग्रेफाइट अर्थात कार्बन राड के बाहर में चिपका रहता है। इस सेल को यदि आप देखेंगे तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि इसके बीच में एक राड होता है, और उस राड के बाहर में कार्बन के पाउडर लगे होते हैं। ये सेल हमारे जो सामान्य दीवार की घड़ी में लगाने वाले सेल होते हैं वही सेल होते हैं, या फिर जो टार्च होते हैं उसमें लगाए जाते हैं बड़े साइज़ के सेल। इस सेल को जब तोड़ते हैं तो जो बाहरी लेयर रहता है वो स्टील का लेयर रहता है। उसके बाद जो हम लोगों का अगला लेयर रहता है वो भूरे कलर का रहता है, वो एक प्रकार से इंसुलेटर रहता है। इंसुलेटर मतलब एक ऐसे कागज़ या गत्ते का बनाए रहते हैं जो कि बाहरी स्टील के लेयर से
बच जाए रहता है, अर्थात उसके टच से दूर रहता है। तो उसके बाद जो अंदर का हिस्सा रहता है ये जिंक का लेयर रहता है, जो कि एनोड का कार्य करता है। वो जिंक के अंदर अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट रहता है, उसके अंदर ही अर्थात इसके अंदर वाले लेयर पे मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट भरा रहता है। ये मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट और साथ में ये जो ग्रेफाइट रॉड रहता है, ये कैथोड का काम करते हैं, स्पेशली ग्रेफाइट रॉड। ग्रेफाइट रॉड एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जो कि इनर्ट होता है, अर्थात रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन रिएक्शन को आसान बनाएगा और जल्दी से कराने में मदद करेगा। तो यहाँ पे जो कैथोड रहता है उसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन ये यूज़ होने वाला है, स्पेशली मैग्नीज डाइऑक्साइड, इसका रिडक्शन होने वाला है। इसके ऊपर हिस्से की बात करूँ तो वहाँ पे सील लगा रहता है और उसके बाहर में स्टील का ढक्कन लगा रहता है, जो कि ये जो हमारा राड रहता है उसको ढके रहता है। और यदि हम लोग इसके कनेक्शन की बात करें अर्थात इसका उपयोग कैसे होता है, तो सामान्य सा बात है, ये जो माइनस चार्ज वाला है मेरा, वो इस प्लस वाले हिस्से से इस तरीके से आके जुड़ेगा, अर्थात ऐसे हमारा ये सर्किट कंप्लीट होगा। मतलब जब हम किसी घड़ी में या किसी और चीज़ों में उपयोग करते हैं तो जो सामने फूला वाला हिस्सा रहता है वो प्लस चार्ज वाला रहता है, वो सीधा सेल या जो भी उपकरण रहता है वो सीधा जो भी उपकरण रहता है उसके सामने वाले हिस्से में जुड़ जाता है, और पीछे वाले हिस्से को जब टाइट करते हैं या बंद करते हैं तो वो एक प्रकार से ऐसा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ मान लो मैं कोई बल्ब लगा देता हूँ इस तरीके से, तो ये बल्ब मेरा क्या है, आपस में जलने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। अब यदि मैं इसके अभिक्रिया की बात करूं, क्योंकि अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, चित्र तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज़्यादा इसका जो रिएक्शन है वो इम्पॉर्टेंट है। तो इसके रिएक्शन की बात करूं तो रिएक्शन मेरे दो टाइप से हो सकते हैं। पहला रिएक्शन मेरा होगा एनोड पर, एनोड अर्थात माइनस चार्ज वाला, और यहाँ पे क्या प्रक्रिया होंगी, ये होगी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया। ऑक्सीकरण में यदि मैं देखूं तो ये जो मेरा जिंक रहता है, जिंक किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, ये जिंक से जिंक +2 बना लेता है इस तरीके से, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिलीज करता है। ये हमारा हो गया ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण की प्रक्रिया, अर्थात इस जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन गया, वो 2 इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू या ये जो हमारा सर्किट है उसके द्वारा जहाँ भी उसका उपयोग होना रहता है, अर्थात जिस भी उपकरण में ये सेल फिट होते हैं उसको चलाने में मदद कर पाएगा। तो यहाँ पे यदि मैं इसके ऑक्सीकरण अंक या ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूँ तो ये मूल अवस्था में इसलिए 0 रहेगा, और +2 हो गया इस कारण इसका +2, अर्थात ऑक्सीकरण अंक बढ़ गया इस कारण इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। अब यदि मैं कैथोड वाले पार्ट की बात करूँ जहाँ पे क्या होने वाला है, अपचयन होना है, अपचयन अर्थात ऑक्सीकरण अंक कम होने वाला है, तो यहाँ पर कैथोड में जो हम लोग मैग्नीज डाइऑक्साइड का जो पाउडर लिए रहते हैं कार्बन के साथ, यह अमोनिया अर्थात अमोनियम से, अमोनियम कहाँ से, यहाँ से अमोनियम क्लोराइड से अमोनियम प्लस आया, उसके साथ मिलकर, और यहाँ से यदि मैं बात करूँ चूँकि अमोनियम प्लस है तो मैं एक इलेक्ट्रॉन को लूँगा इसको बैलेंस करने के लिए, इस तरीके से इसके साथ जुड़कर ये बना लेगा MnOOH। इसको बोला जाता है मैग्नीज ऑक्सो हाइड्रॉक्सी या मैग्नीज हाइड्रॉक्सी ऑक्सो प्लस अमोनिया गैस बना लेता है। अब इस रिएक्शन को मैं यदि संतुलित करने का प्रयास करूं तो देखो यहाँ पे हमने कितना इलेक्ट्रॉन लिया है, 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इस वाले स्टेप में हमने 1 इलेक्ट्रॉन ले रखा है। क्यों लिया था, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अमोनियम सिर्फ एक प्लस चार्ज वाला था इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन लिया था। ऊपर में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और यहाँ पे लिया जा रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए समीकरण को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इसमें पूरे में 2 का मल्टीप्लाई या गुणा कर देंगे। इस तरीके से ये 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और इससे ये वाला चीज़ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये समीकरण की बात करूँ तो ऐसा लिखूँगा मैं, जिंक इस सॉलिड में, उसके बाद क्या लिखूँगा, MnO2 प्लस NH4 प्लस, इस साइड पे यदि बात करूँ तो जिंक से Zn+2 बना था और साथ में MnOOH प्लस NH3 गैस के फॉर्म में। इस सेल का कमी ये रहता है कि जब अभिक्रियाएँ चलती रहती है तो वहाँ पे अमोनिया गैस बनता है। अब उस अमोनिया गैस को रोकने के लिए क्या करते हैं, हम लोग इस जिंक क्लोराइड का पेस्ट लेते हैं। इस जिंक क्लोराइड में से क्या होता है, जो मेरा जिंक आयन रहता है इस तरीके से, वो इस अमोनिया से क्रिया करके, अर्थात जो हमारा अमोनिया गैस बनने वाला है उससे क्रिया करके ये एक कॉम्प्लेक्स बना देता है, अर्थात संकुल बना देता है। और ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स रहता है ये इस तरीके से बनता है। अब यहाँ इसके 4 टाइम्स की बात करूँ तो ये 4 अर्थात जिंक टेट्रा एमीन 2 आयन बना लेता है। ठीक है, उम्मीद है चीज़ को
आपको समझ में आया होगा, ये संकुल का फॉर्म कर लेता है। अर्थात इससे क्या होता है, इससे ये रहता है कि सेल के अंदर जब ये रिएक्शनें चलते रहती है तो अमोनिया गैस बनता है, तो सेल विस्फोट होने से बच जाता है, अर्थात दुर्घटनाओं से बच जाती है। लेकिन इस सेल का एक और कमी है, कमी ये है कि जो अमोनियम क्लोराइड है ये वाला हमारा, ये एक साल्ट है। और कैसा साल्ट है, ये अम्लीय नेचर का है, एसिडिक नेचर का। इस साल्ट के कारण क्या होता है, ये जो हमारा जिंक रहता है वो यहीं से इसके साथ क्रिया कर लेता है, अर्थात रिएक्शन कर लेता है, जिसके कारण क्या है, जिंक धीरे धीरे टूटने लगता है और ये सेल क्या है, लीकेज कर लेता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो ये ड्राई सेल होते हैं, इसका आप केप नहीं खोले रहेंगे, अर्थात नया पैकिंग पड़ा रहेगा तो भी उसमें से धीरे धीरे पानी जैसी चीज़ें रिसने लगती हैं। वो इसी कारण है कि अमोनिया इस जिंक से, अर्थात बाहरी जो लेयर रहता है उससे सीधा क्रिया करके उसमें से उसका करोजन कर देता था, अर्थात उसको नष्ट करने का काम करने लगता है। तो इस चीज़ को जो लेटेस्ट आजकल का सेल आता है उसमें रोकने के लिए क्या करते हैं, इस अमोनियम क्लोराइड की जगह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं। और ये तो हो गया इसके कमी की बात। इसके अलावा जैसे मैं बताया कि इसमें अमोनिया गैस बनता है, तो अमोनिया गैस को बनने के रोकने के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, यहाँ पे जिंक क्लोराइड का पेस्ट प्रयोग करते हैं। जिंक क्लोराइड का पेस्ट प्रयोग करेंगे तो जिंक क्लोराइड का ये जिंक+2 आयन उस अमोनिया जो गैस निकल रहेगा इस जगह पे जो निकला हुआ है, इससे क्रिया करके ये संकुल अर्थात कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जिसके कारण जो सेल रहता है वो फटने से बच जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपने समझ ली होंगी, इसका कमी भी समझ लिया होगा और इसका फ़ायदा भी समझ लिया होगा। फ़ायदा तो यह है कि ये छोटे साइज़ के होते हैं, आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, सस्ते होते हैं। कमी यही है कि इसको आप उपयोग नहीं किए रहेंगे फिर भी ये लीकेज करने लगता है, क्योंकि ये वाला जो हमारा अमोनियम क्लोराइड है वो जिंक्स को नष्ट करना स्टार्ट कर देता है। इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम दूसरा जो प्राइमरी सेल है, मरकरी सेल, उसकी बात करेंगे, जो कि हमारे घड़ी में उपयोग किए जाते हैं। और यदि शुष्क सेल की बात करूं तो बहुत जगह उपयोग किए जाते हैं। ये जो शुष्क सेल रहता है 1.5 वोल्ट का करंट जनरेट करता है, चाहे बड़ा सेल हो या छोटा सेल। वो अलग अलग टाइप के आते हैं। रिमोट में छोटे से सेल रहते हैं, लेकिन वहीं पर टार्च में बात करूँ तो वहाँ पे बड़े साइज़ का सेल रहता है। इसका उपयोग खिलौना, रिमोट, टार्च, टेप रिकॉर्डर, रेडियो आदि चीज़ों में होता है। जल्दी से नोट करिए, फिर मरकरी सेल की बात करेंगे कि वास्तव में क्या होता है। और जो छोटा सा हमारा जो रिस्ट वॉच होता है या फिर डिजिटल वॉच होते हैं, उसमें छोटे से जो गोल साइज़ का सेल होता है वो कैसे वर्क करेगा और कैसे अपना काम करेगा। ठीक है। अब दूसरा जो हमारा प्रकार है प्राथमिक सेल का, वो है मरकरी सेल, या जिसको एचजी सेल भी कहा जाता है। इस सेल की संरचना कुछ गोल टाइप की होती है, जो कि हम लोग अपने घड़ी में प्रयोग करते हैं। आप इसको स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे गोल टाइप की होती है। इसकी संरचना को समझते हैं वास्तव में ये होता कैसे। इस टाइप से गोल रहता है। आपने घड़ी वाली सेल देखी होगी, उसमें एक साइड का हिस्सा थोड़ा उभरा रहता है और दूसरा साइड का हिस्सा पूरा चपटा रहता है, बहुत छोटे साइज़ का होता है। वो इस तरीके से आप इसमें थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। उस घड़ी सेल में होता क्या है कि एक जो सबसे नीचे वाला अर्थात जो प्लस वाला पोर्शन होता है उसका, उस घड़ी सेल में होता क्या है, जो सबसे नीचे वाला पोर्शन रहता है वो रहता है जिंक अमलगम का। उस घड़ी सेल में होता क्या है, जो सबसे नीचे वाला लेयर रहता है वो होता है जिंक अमलगम का। अमलगम अर्थात यहाँ पे पारा को, जब पारा या मरकरी किसी मेटल से या धातु से जुड़ जाता है तब उसको अमलगम कहा जाता है। तो वही अमलगम यहाँ पे इसलिए प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि जो जिंक होता है वो यदि सिर्फ जिंक को ले तो जिंक का करोजन हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के कारण। तो उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, मरकरी का प्रयोग कर लेते हैं। तो मरकरी जिंक के क्या बोल सकते हैं, करोजन को या उसके नष्ट होने को की प्रक्रिया को रोकने का काम करता है, इसलिए जिंक अमलगम का प्रयोग करते हैं। एनोड का काम करता है और इस पर कौन सा चार्ज होगा, माइनस, अर्थात यहाँ पे ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण का प्रक्रिया होगा जिंक अमलगम वाले में। इसके अलावा जो दूसरा इसका लेयर रहता है जो कि सेपरेटर अर्थात पृथककारी के रूप में अलग होता है, उसमें लेते हैं जिंक ऑक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का घोल। यह एक विद्युत अपघट्ट होता है जो कि इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर में मदद करता है। इसके फिर ठीक ऊपर में मर्क्यूरस ऑक्साइड और कार्बन का पाउडर लगा रहता है, जो कि कैथोड का काम करता है और इसके ऊपर प्लस चार्ज रहता है। और ठीक उसके ऊपर में एक कैप लगा रहता है। वही कैप थोड़ा सा उभरा हुआ दिखाई देता है जब घड़ी के सेल में जब घड़ी बनाने वाला उसको निकालता है। अब इसको हम लोग एकदम सरल तरीके से देखें तो इसमें जो ये नीचे का लेयर बना रखा हूँ वो ये वाला चीज़ है, जिंक एच। ये कौन सा है, ये है अपना एनोड का काम करने वाला। उसके ठीक ऊपर का ये जो रेड कलर वाला है ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, जिंक ऑक्साइड प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसके ठीक ऊपर में ये जो नीले कलर का लेयर बना रखा हूँ वो मर्क्यूरस ऑक्साइड HgO प्लस C, ये है हमारा कैथोड
अर्थात ये क्या कैसा रहेगा, प्लस चार्ज वाला, और ये क्या रहेगा, माइनस चार्ज वाला। और ये क्या है, ये केप है किसके ऊपर, जो एनोड रहेगा ये इसी के ऊपर में ऐसा केप करके बना रहता है। तो इस तरीके से इसके 3 लेयर रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ें आपने समझ ली होंगी। अब इसके यदि रिएक्शन की बात करूँ तो रिएक्शन में होता क्या है कि यदि हम सबसे पहले एनोड की बात करें तो एनोड पर अर्थात -4 वाले में जहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होगी। अब किसका ऑक्सीकरण होगा, जो हमारा जिंक अमलगम होता है, ये यहाँ के जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रहता है उसके हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड बना लेता है। जिंक ऑक्साइड प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। चूँकि अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से ये पूरा बैलेंस हो जाएगा। ऑक्सीजन 2 कैसे हो जाएगा, एक ये और एक ये। इनमें देखिए यहाँ पे यदि जिंक के ऑक्सीकरण अंक की बात करूँ या ऑक्सीकरण अवस्था की, तो यहाँ पर 0 होता है। और इस जगह पे जो मेरा जिंक ऑक्साइड रहता है इसमें जिंक के ऑक्सीकरण अंक की बात करूँ तो ऑक्सीजन होता है उसका -2, और यदि हम इसका निकालेंगे तो इसका निकलेगा +2, अर्थात 0 से +2 हो गया, अर्थात इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। इसी प्रकार यदि मैं कैथोड पर रिएक्शन की बात करूँ, कैथोड पर अर्थात कौन सा, प्लस वाला, और यहाँ पर क्या होगा, अपचयन की प्रक्रिया अर्थात रिडक्शन की प्रक्रिया। किसका रिडक्शन होगा, इसका मर्क्यूरस ऑक्साइड का, HgO का। यहाँ पे कार्बन क्या है, कार्बन ये बीच में छोटा सा राड लगा रहता है। कार्बन एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है अर्थात अक्रिय इलेक्ट्रोड, जो कि रिएक्शन को में मदद करेगा, ना कि वहाँ भाग लेगा। ठीक है, तो मर्क्यूरस ऑक्साइड जो वाटर बने रहता है H2O, इससे रिएक्शन करके और 2 इलेक्ट्रॉन का उपयोग करके मरकरी बना लेगा और साथ में OH माइनस आयन बनाएगा 2 टाइम्स। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन 2 बार, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 बार, हाइड्रोजन कितना बार, 2 बार, मरकरी 1 बार। इस तरीके से रिएक्शन बैलेंस हो जाता है। मतलब कैथोड पर ये रिएक्शन चलेंगे और एनोड पर ये। एनोड पर हमने क्या लिया है, हमने लिया है ये जिंक अमालगम का, और कैथोड पर हमने लिया है मर्क्यूरस ऑक्साइड प्लस कार्बन का। ठीक, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, कौन सा कैथोड में उपयोग हो रहा है और कौन सा एनोड में हो रहा है। इसी प्रकार जो हमने प्राइमरी सेल का पहला प्रकार पढ़ा, ड्राई सेल या जिसको लेक्लांसी सेल बोलते थे, वहाँ भी कैथोड और एनोड को आपको याद करना है। वहाँ मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन का जो पाउडर रहता था वो कैथोड का काम करता था और एनोड काम काउंट करता था, वहाँ पर जिंक काम करता था। यहाँ पर एनोड जिंक अमलगम है और मर्क्यूरस ऑक्साइड कैथोड, मतलब मर्क्यूरस ऑक्साइड प्लस जो कार्बन है वो कैथोड का काम करेगा। ठीक है, यदि इस रिएक्शन को मैं टोटल कर दूं अर्थात कंप्लीट करूं तो मेरे पास क्या मिलेगा, कंप्लीट रिएक्शन जिंक अमलगम। इसको डैश करके भी लिख सकते हैं। ये तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2H और ये वाटर इस इलेक्ट्रॉन से कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस HgO। उसके बाद इस साइड पे है जिंक ऑक्साइड प्लस Hg। यदि मैं इनके ऑक्सीकरण अंक की बात करूं तो देखो यहाँ पे जो मर्क्यूरस ऑक्साइड रहता है इसमें मरकरी का जो ऑक्सीकरण अंक होता है वो +2 होता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का -2 होता है और मरकरी के जब निकालेंगे इस कारण उसका निकल आएगा +2 और इसका होता है 0, अर्थात यहाँ अधिक से क्या हो गया, ऑक्सीकरण अंक कम हो गया। तो इस तरीके से इसका रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो आपको इसमें एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट जो हमने प्रयोग किया, ये जिंक ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको याद रखना है। यहाँ इसके उपयोग की बात करूँ तो घड़ी में कर लेते हैं, कैलकुलेटर में प्रयोग करते हैं इसका, कैमरे में भी कभी कभी देखने को मिलता है लेकिन नहीं के बराबर। और साथ में जो जिनकी कान सुनाई नहीं देती है, जो बहरे टाइप के होते हैं, उनका जो छोटा सा मशीन होता है, उस मशीन में भी, जिसको श्रवण यंत्र बोलते हैं, उसमें भी इस सेल का प्रयोग होता है। मतलब ये छोटे सेल बहुत के काम की चीज़ें होती हैं जहाँ बहुत सारे इसके उपयोग भी होते हैं। और कुछ कुछ जो मेडिकल के उपकरण होते हैं, जैसे प्रेशर नापने वाला, ब्लड टेस्ट करने वाला, शुगर टेस्ट करने वाला, वो सब में भी इस सेल का प्रयोग होता है। तो ये रिएक्शन आप याद करें अच्छे से, और ये बेसिक चीज़ों को समझने के लिए। और ये है इसका थोड़ा डिफिकल्ट वाला डायग्राम, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली बन जाएगा। इसमें यदि करंट की बात करूं तो हमको जो आउटपुट करंट है अर्थात जो हमको प्राप्त होता है 1.35 वोल्ट प्राप्त होता है। इसके पहले वाले में हमको 1.5 वोल्ट प्राप्त होता था। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे द्वितीयक सेल अर्थात सेकेंडरी सेल के जो प्रकार हैं। शीशा संचायक सेल, जिसको लेड सेल भी कहा जाता है, जो कि घर में इन्वर्टर या बैटरी में प्रयोग किए जाते हैं। और दूसरा है ईंधन सेल, जिसका प्रयोग जो अपोलो मिशन था अंतरिक्ष यात्रियों के लिए, उसमें नासा के द्वारा प्रयोग किया गया था, उसके बारे में, इन दोनों सेल के बारे में डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू।